बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, सो वी आर रिज्यूमिंग फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। अच्छा, हम बात कर रहे थे एथिकल इश्यूज की ना। अच्छा, एक और बेटे चीज होती है, उसको हम कहते हैं हेलसिंकी डिक्लेरेशन, HELSINKI, हेलसिंकी डिक्लेरेशन। हेलसिंकी हेलसिंकी एक यूरोपियन कंट्री है, फिनलैंड, उसका सिटी है हेलसिंकी, कैपिटल है, नॉट रॉन्ग। हेलसिंकी डिक्लेरेशन तो उसी शहर के नाम पे ये है, हेलसिंकी डिक्लेरेशन। अच्छा, हेलसिंकी डिक्लेरेशन क्या चीज है? हेलसिंकी डिक्लेरेशन बेसिकली एक पूरा फ्रेमवर्क है, एक पूरा कोड ऑफ कंडक्ट है कि जब भी हमने कोई ऐसी रिसर्च करनी है जिसके अंदर ह्यूमंस इन्वॉल्व होते हैं, तो वी ऑलवेज हैव टू मेक श्योर कि हम हेलसिंकी डिक्लेरेशन के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उन सबको हम फॉलो करें। और वो क्या प्रिंसिपल्स हैं? यानी वो प्रिंसिपल्स ये हैं इन शॉर्ट हेलसिंकी डिक्लेरेशन के कि जी वो ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करते हैं कि हम एज अ रिसर्चर कोई भी ऐसा काम कर दें जिसकी वजह से ह्यूमंस जो हैं वो उनकी लाइफ इन डेंजर हो, उनकी कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स हो उनको किसी चीज के। तो हर उस चीज के लिए एक सेट ऑफ गाइडलाइंस, एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हेलसिंकी डिक्लेरेशन देता है कि भाई कोई भी रिसर्चर है, उसने कोई भी रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल करना है या कोई ऐसी रिसर्च करनी है जिसके अंदर ह्यूमंस इन्वॉल्व होंगे और उसके अंदर कोई इंटरवेंशन करनी है, तो उसके लिए उसने हमेशा हेलसिंकी डिक्लेरेशन को फॉलो करना है। अच्छा, ये बेटी चीजें ज्यादातर 99% आरसीटीज में यूज होती है। क्यों? क्योंकि देखो, हमने क्रॉस सेक्शनल करना या कोहॉर्ट करना है या केस कंट्रोल करना, उसमें तो हम सिर्फ ऑब्जर्व और एनालाइज कर रहे थे ना डेटा। हम अपने पास से किसी को कुछ दे तो नहीं रहे थे ना कि जी आप ऐसे। भाई वो हमने कितनी बार एग्जांपल्स डिस्कस की, स्मोकिंग लंग कैंसर की केस स्टडी, स्मोकिंग लंग कैंसर की कोहॉर्ट स्टडी, XYZ। हम उसमें कुछ अपने पास से तो नहीं दे रहे कि जी ये मेडिसिन आप लोग लें, ये वाला ड्रग यूज करें, ये वाली सर्जरी करवाएं, ये वाला फूड लें। हम तो कोई इंटरवेंशन उसमें खुद से नहीं कर रहे, ठीक है? तो ये वाली जो चीज है ये बड़ी उसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है हेलसिंकी डिक्लेरेशन की। अच्छा, फिर बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ। जैसे बात कर रहे थे ना अभी लास्ट सेशन में एनिमल ट्रायल्स की, तो बेटे इस हद तक रिसर्च के अंदर एथिक्स का ख्याल रखा जाता है कि जब हम एनिमल ट्रायल्स करते हैं उसके लिए भी एथिकल रिव्यू बोर्ड्स एनिमल स्टडीज के लिए अलहदा से होते हैं, ठीक है? यानी एक तो मैंने आपको बताया ना, एथिकल रिव्यू बोर्ड्स हर हॉस्पिटल के होते हैं, हर यूनिवर्सिटी के होते हैं। एनिमल स्टडीज करने के लिए एथिकल रिव्यू बोर्ड्स भी अलहदा से होते हैं और उनका भी बाकायदा अप्रूवल लेना पड़ता है। यानी सो मच सो, जैसे मैं इसलिए अपनी PhD की एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि इत्तेफाक से मैंने RCT किया था और ऑब्वियसली RCT मैंने ऐसे किया था कि पहले एनिमल ट्रायल्स किए थे फिर ह्यूमन ट्रायल्स भी किए थे, इसलिए वो चीजें जरा मुझे फ्रेश रिकॉल मैं कर सकता हूँ। तो अब जब मैंने पहले रैट्स के ऊपर ट्रायल्स करने थे, पहले मैंने अपना RCT डिजाइन किया, उसको प्रेजेंट किया एथिकल रिव्यू बोर्ड में। किस एथिकल रिव्यू बोर्ड में? जो एनिमल्स को डील करता था। फिर उन लोगों ने पूरा मुझे एक प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया, उस डिजाइन को मैंने वहां पे प्रेजेंट किया कि जी मैं इतने रैट्स लूंगा। अच्छा, अब उसके अंदर भी वो हर एथिकल पर्सपेक्टिव में चीजों को देखते हैं। जैसे भाई मैंने 126 रैट्स क्यों लिए? व्हाई नॉट ये काम 63 रैट्स पे, आधे रैट्स पे नहीं हो सकता था? टू गिव यू एन एग्जांपल, भाई मैंने स्टडी के एंड पे रैट्स को किल क्यों करना है? किल किए बगैर गुजारा नहीं हो सकता। अच्छा, रैट्स को किल करने के लिए मैंने क्या प्रोसीजर यूज करना है? वो प्रोसीजर यूज करना है जिसके अंदर उनकी पेन कम से कम हो। अच्छा, रैट्स का ऑब्वियसली मैं ट्रायल कर रहा हूँ तो मुझे उनका ब्लड सैंपल चाहिए हर 4 वीक्स के बाद। उनका ब्लड मैंने कैसे ड्रॉ करना है? मैंने उस वेन से ब्लड लेने जहाँ से पेन सबसे कम हो उनको और ब्लड बड़ी जल्दी से आ जाए और बहुत थोड़ी अमाउंट में ब्लड हो। एक टाइम पे मैं एक रैट से 1 to 2 cc
जिसको 1 to 2 ml कहते हैं, उससे ज्यादा ब्लड ड्रॉ नहीं कर सकता, क्योंकि उससे ज्यादा करो तो वो बेहोश हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, रैट को हैंडल कैसे करना है, उसको टेल से पकड़ना है। अगर टेल से मैंने पकड़ा तो समटाइम्स वो उनका बॉडी वेट इतना ज्यादा होता है कि वो टूट सकती है टेल, तो उसको मैंने कहाँ से पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, हाथ में पकड़ने के लिए भी मेरा प्रॉपर उसका प्रोसीजर है। ठीक है, तो बेइंतहा छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना, ये एनिमल्स के लिए मैं बता रहा हूँ। और फिर जब मेरे एनिमल ट्रायल्स हो गए, जब उनके रिजल्ट्स आके, फिर मैंने अपने डिजाइन को प्रेजेंट किया, जो फर्दर चीज मैंने ह्यूमन ट्रायल्स में टेस्ट करनी थी। फिर मैंने एथिकल रिव्यू बोर्ड उसके अंदर प्रेजेंट किया जो ह्यूमन से डील करता है। फिर यही सारी चीजें ह्यूमंस के अंदर होती हैं। डोज में ड्रग का कितना दे रहा हूँ, क्यों इतना दे रहा हूँ, क्या ये टॉक्सिक डोज तो नहीं है। इस टॉक्सिसिटी को चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं कोई लिवर फंक्शन टेस्ट कर रहा हूँ या रीनल फंक्शन टेस्ट कर रहा हूँ, या क्या मैं कर, ह्यूमंस का ब्लड मैं कितनी बार लूंगा, एक बार में कितना ब्लड ड्रॉ करूंगा। अब मैं, बिकॉज आई एम नॉट अ मेडिकल डॉक्टर, तो मैं ब्लड ड्रॉ खुद नहीं कर सकता, तो ब्लड कौन ड्रॉ करेगा, कोई लैब टेक्नीशियन करेगा। जैसे आप लोग के फेलोज हैं, क्या नाम है, डीएमएलएस वाले, जो लोग मेडिकल लैब साइंसेस वाले बनते हैं, वो ट्रेंड होते हैं इस चीज में। तो क्या मेडिकल लैब से कोई मेरे साथ कोई हेल्पर, कोई बंदा जाएगा जो लोगों के ब्लड ड्रॉ करेगा। ऑब्वियसली मैं तो लीगली ब्लड नहीं ड्रॉ कर सकता, आई एम नॉट अ मेडिकल डॉक्टर, या मैं, मेरी वो लैब की ट्रेनिंग तो नहीं। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें, बेइंतहा चीजें आपको मेक श्योर करनी होती है जब भी आप ऐसा कोई आरसीटी करते हैं। और लास्ट, ये सारी चीजें आपने बहुत केयरफुली प्लान करनी होती हैं, अदरवाइज आपके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन अगर करना चाहे तो आपको स्यू कर सकता है। और अब्रॉड में खास तौर पे जहाँ पे लोगों में अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, या लोग को अपने राइट्स का बहुत ज्यादा पता है, या लॉ या जस्टिस जुडिशियल सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, वहाँ पे ऐसा हो भी जाता है बड़ा कॉमनली। पाकिस्तान, इंडिया में तो अनफॉर्चुनेटली मे बी कम एग्जाम्पल्स ऐसी होंगी बहुत, बट अब्रॉड ऐसा हो जाता है। तो आपने एज अ रिसर्चर, मैं इसलिए बातें बेटे समझा रहा हूँ कि हो सकता है अल्लाह करे आप इंशाल्लाह ताला कल को बाहर जाके कहीं बहुत बड़ी सारी कोई रिसर्चेस करो, तो आपने हर चीज को बेइंतहा टेक्निकलिटी के साथ और कॉशियसली देखनी होती है, और डिजाइन करनी होती है, प्लान करनी। ठीक है, अदरवाइज अगर अल्लाह ना करे आपसे कोई ऐसे सीरियस ब्लंडर हो गया, तो इवन यू कुड बी बिहाइंड द बार्स, जेल भी हो सकती है इन चीजों को। डरा नहीं रहा, बता रहा हूँ, ये नहीं कि अल्लाह ना करे हर दूसरे रिसर्चर के साथ कोई ऐसा होता है, बट जस्ट टेलिंग यू द रियलिटी कि ऐसा भी हो सकता है। ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व है ना बेटे, ह्यूमन लाइफ जहाँ भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होगी, वहां पे फिर ये सारी चीजें जाहिर है। बहरहाल जी, लंबी कहानी थी, ठीक हो गया। होपफुली आपको काफी सारे अपने आंसर्स मिल गए। अब जनाब, मैंने एक चीज आपको कहा थी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे, वो थी रैंडमाइजेशन। टर्म क्या है हमारी, रैंडमाइज्ड क्लिनिकल, या कंट्रोल भी कहते हैं ऑब्वियसली, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। तो कंट्रोल की तो हमने बड़ी लंबी चौड़ी बात करी, अब बात करनी है रैंडमाइजेशन की। अच्छा, अब रैंडमाइजेशन क्या होती है बेटे? रैंडमाइजेशन बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आप लोग 30 लोगों की क्लास हो, मैं ये कहता हूँ कि जी मैंने आप लोगों को के 2 ग्रुप्स बनाने हैं, एक ग्रुप ए बनाना है, एक ग्रुप बी बनाना है। ठीक है, और मैं कहता हूँ आपसे कि मैंने आपकी रैंडमाइजेशन करनी है। तो रैंडमाइजेशन का सबसे आसान तरीका क्या है? मैंने एक छोटा बोल ले लिया, बोल के अंदर आप 30 लोगों के नाम की चिट्स डाल दी लेके, उस बोल को अच्छे से शेक किया, पहला नाम निकला लेट से अहमद का, अहमद को ग्रुप ए में भेज दिया। दूसरा नाम निकला लेट से ईमन का, ईमन को ग्रुप बी में भेज दिया। तीसरा नाम निकला लिशबा का, लिशबा को फिर ग्रुप ए में भेज दिया। चौथा नाम निकला फिजान का, फिजान को ग्रुप बी में भेज दिया। पांचवा नाम निकला मरियम का, मरियम को ग्रुप ए में भेज दिया। छठा नाम निकला सबा का, सबा को ग्रुप बी में भेज दिया। तो ये मैंने क्या किया, ये रैंडमाइजेशन कर दिया।
इन सिंपल वर्ड्स रैंडमाइजेशन का मतलब है कि अगर मैंने आपको दो में से किसी एक ग्रुप में डालना है तो वो आप ग्रुप ए में जाओगे या बी में जाओगे, उसका चॉइस, उसका इख्तियार, उसकी ऑप्शन मैंने अपने पास नहीं रखी, उसको मैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से कर रहा हूँ। भाई चिट में नाम ग्रुप ए के लिए भी निकल सकते हैं, बी के लिए भी निकल सकते हैं, मेरा तो नहीं है ना उसमें कोई रोल, इसको हम रैंडमाइजेशन करते हैं। अब आपका ये क्वेश्चन ऑब्वियस होना चाहिए कि जी आरसीटी में हम रैंडमाइजेशन क्यों करते हैं? बेटे आरसीटी में हम रैंडमाइजेशन इसलिए करते हैं कि कोई भी रिसर्च में जो 22 है, उर्दू वाला 22 नहीं, 22 से फिक्र जो होता है 22 BIAS, कोई भी जो हमारा रिसर्च में बायस है वो ना आ सके। ठीक है, बायस होता है किसी बंदे की तरफ जब हमारा इंक्लिनेशन होता है। क्लास में स्टूडेंट्स समटाइम्स कहते भाई फलाने सर या फलानी मैडम बहुत बायस्ड है, फेवर करते हैं किसी एक स्टूडेंट की या दो स्टूडेंट की, तो उसको हम कहते हैं बायस। तो रिसर्च में भी वैसे ही बायस होता है कि रैंडमाइजेशन हम इसलिए करते हैं कि हम बायस को रिमूव कर सकें या बायस को बिल्कुल मिनिमाइज कर सकें। ठीक है, अच्छा एक और चीज होती है, उसको अंडरस्टैंड करना बेइंतहा इंपॉर्टेंट है, और ये मैं आ गया हूँ पेज नंबर 147 पे। इफ यू कैन ऑल्सो ओपन पेज नंबर 147। कॉन्सेप्ट है हमारा मास्किंग या ब्लाइंडिंग, मास्किंग या ब्लाइंडिंग। बचपन में सबने हाइड एंड सीक खेला होगा, आंख मचोली जिसको कहते थे। क्या करते थे, मास्क कर देते थे एक बंदे को जो बाकी सबको पकड़ता था, उसी से टर्म है जनाब मास्किंग। मास्किंग का दूसरा नाम ब्लाइंडिंग भी होता है। ब्लाइंड हो जाते हैं ना आप, जब ब्लाइंड फोल्ड लगा लेते हैं तो ब्लाइंड हो जाते हैं, या मास्क हो जाता है, आपको नजर नहीं आता। तो मास्किंग या ब्लाइंडिंग एक ही चीज है, एक ही टर्म है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। मास्किंग या ब्लाइंडिंग कहीं पे भी आप पढ़ो अगर ये टर्म, तो इन दोनों का एक ही मतलब है। अच्छा, अब बेटे पहली चीज तो ये कि मास्किंग या ब्लाइंडिंग हम आरसीटी जब भी करते हैं ना, ये बात ज़हन में बिठा लो कि हमने जब भी आरसीटी करना है तो हमने मास्किंग या ब्लाइंडिंग लाजमी करनी है। उसका दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आरसीटी। अब पहली चीज तो आपका क्वेश्चन ऑब्वियसली मुझसे आ जाएगा कि जी मास्किंग हमने क्यों करनी है? भाई मास्किंग हमने इसलिए करनी है कि स्टडी पार्टिसिपेंट को ये ना पता चले कि वो किस ग्रुप में जा रहा है। ठीक है, ये क्यों ना पता चले, इससे क्या क्या फायदा हो? अच्छा, होता बेटे ये है, इसको हम कहते हैं सिंगल मास्किंग या सिंगल ब्लाइंडिंग। किसको कहते हैं? व्हेन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, शायद बुक में इन वर्ड्स में ना दिया, मैं थोड़ा सिंपल करके बता रहा हूँ। व्हेन द स्टडी पार्टिसिपेंट्स डू नॉट नो which group they are being assigned. When the study participants do not know, when the study participants do not know to which group they are being assigned, इसको हम कहते हैं सिंगल मास्किंग या सिंगल ब्लाइंडिंग। क्यों करते हैं सिंगल मास्किंग या ब्लाइंडिंग? बेटे मिसाल के तौर पे मैं एक हेडेक के लिए मैंने एग्जांपल दी थी ना, पैनाडोल और नई वाली, मैंने जी आपसे हेडेक वाला ही काम करवाने, दो ग्रुप्स आपकी क्लास के 15-15 लोग को बना दिए, एक को पैनाडोल दिया, एक को नई ड्रग दी। अब अगर आपको पता होगा ना कि आप हो नए वाले ड्रग वाले ग्रुप में, ग्रुप ए लेट से हम कहते हैं नया वाला ड्रग है, ग्रुप बी पैनाडोल वाला ड्रग ग्रुप है। अब अगर आपको पता है ना कि आप नए वाले ड्रग में, तो आप मे बी ओवर एक्साइटेड होके, मे बी किसी और रीजन से बाइस्ड होके आप कह दो कि जी हमारा तो सर दर्द हेडेक फौरन से गायब हो गया ड्रग एक डोज लेने से। जो ग्रुप बी के लोग हैं मे बी वो
पैनाडोल या पैरासिटामोल से इतने तंग हैं कि वो ऑल्दो उनके सर का दर्द चला भी गया तो कहे नहीं सर अभी थोड़ा थोड़ा दर्द तो हो रहा है। भाई अब हेडेक एक सब्जेक्टिव फीलिंग है ना, मैं इसको किसी स्केल पे मेजर तो नहीं कर सकता। एज अ रिसर्चर जब मैं हेडेक की बात कर रहा हूँ तो मैंने तो आपकी बात पे ही ट्रस्ट करना है ना कि जी इतनी डोज लेने से, एक ही डोज लेने से स्टडी पार्टिसिपेंट का दर्द चला गया, और इस ग्रुप में 2 डोज लेने के बावजूद स्टडी पार्टिसिपेंट का दर्द नहीं गया। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो सिंगल मास्किंग या सिंगल ब्लाइंडिंग में होता ये है कि आप अगर स्टडी पार्टिसिपेंट हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया आपकी क्लास की, तो आपको ये नहीं पता कि आप ग्रुप ए में हो या आप ग्रुप बी में हो। अब आप कहोगे कि ये कैसे हो सकता है, भैया आप मेडिसिन निकाल के हमें देंगे तो हमें नहीं पता पैनाडोल पैरासिटामोल लेबल के ऊपर लिखा हुआ है और नई ड्रग के ऊपर नई ड्रग का नाम लिखा होगा। ठीक है, नहीं, तो ये आपको नहीं पता होता। हम यही करते हैं जब हम सिंगल ब्लाइंडिंग या सिंगल मास्किंग करते हैं, तो उसका तरीका ये होता है कि हम वो लेबल, वो नाम, वो आइडेंटिफिकेशन हटा देते हैं। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पे अगर पैनाडोल व्हाइट कलर की राउंड होती है तो जो नई ड्रग है वो भी व्हाइट कलर की राउंड ही होगी, तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप पैनाडोल ले रहे हो या आप नए वाली ड्रग ले रहे हो। उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा जैसे मैंने बताया ये होगा कि जब आप से मैं साइड इफेक्ट्स या कोई ऐसी चीज पूछूंगा ना कि पेन कितनी जल्दी रिलीव हुई, क्या हुआ, तो फिर आपका बिल्कुल एक अनबाइस्ड ओपिनियन आएगा। बेटे बिल्कुल इसी तरह से है जैसे हम पॉलिटिकल बात करते हुए बहुत इमोशनल हो जाते हैं। भाई अब अगर मैंने किसी बंदे के बारे में कोई ओपिनियन देनी हो और मुझे पहले ही पता चल जाए वो उस पॉलिटिकल पार्टी का जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ, तो मैं कहूँगा वाह वाह क्या बंदा है, वो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, उस पार्टी के तो लोग ही सारे अच्छे हैं, ऐसे हैं, वो है, एक्स वाई। ये क्या है, ये बाइस्ड ओपिनियन। अब अगर मैंने एक बंदे के बारे में ओपिनियन देनी और मुझे नहीं पता कि वो उस पॉलिटिकल पार्टी का है जिसकी मैं फेवर में हूँ या उस पॉलिटिकल पार्टी का जिसकी मैं अगेंस्ट हूँ, तो फिर मैं बिल्कुल अनबाइस्ड ओपिनियन आएगा। ठीक है, बिल्कुल यही एग्जाम्पल है, इसको हम कहते हैं सिंगल मास्किंग या सिंगल ब्लाइंडिंग। अच्छा, इसके लिए बेटे एक और चीज भी हम कभी कभी यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं प्लेसीबो। प्लेसीबो, PLACEBO, प्लेसीबो। प्लेसीबो क्या चीज होती है? प्लेसीबो वो चीज होती है जो दिखने में हमारी ड्रग की तरह होती है, लेकिन एक्चुअली उसमें ड्रग नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। हमने अभी ऊपर एक एग्जांपल डिस्कस की थी ना कि समटाइम्स एथिकली ये मुनासिब नहीं होता कि आप, जैसे HIV की एग्जांपल हमने की थी, कि आपको पता है एक डिजीज का अगर ट्रीटमेंट आप लोगों को नहीं देंगे तो उनकी डेथ हो सकती है या बहुत सीरियस इरिवर्सिबल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो उसमें फिर आपके लिए बहुत बेहतर होता है कि आप उनको क्या दें, एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट दें। ऑन द अदर हैंड अगर कोई हम ऐसी माइल्ड सी, लेट्स से हेडेक की बात करें, अब हेडेक में अल्लाह ना करे अगर हम किसी को पुराना ट्रीटमेंट नहीं देते, उसको कंट्रोल ग्रुप बना लेते हैं, तो किसी की डेथ तो नहीं होने वाली ना कम से कम, या किसी को कुछ ऐसा इरिवर्सिबल, अल्लाह ना करे कोई हेडेक की वजह से कोई स्ट्रोक या कुछ ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, तो उसमें फिर हम क्या करते हैं, हम कंट्रोल ग्रुप बना के उसको प्लेसीबो दे सकते हैं। प्लेसीबो का क्या मतलब है? प्लेसीबो का बेटा मतलब ये है कि मैंने ग्रुप ए आपका लिया, उसको मैंने नई ड्रग दे दी। अब ग्रुप बी के लिए मैंने पैनाडोल या पैरासिटामोल नहीं दी, व्हाइट कलर की एक बना ली मेडिसिन नहीं, व्हाइट कलर की एक बना ली एक सब्सटेंस जो दिखने में मेडिसिन की तरह, लेकिन उसके अंदर मेडिसिन जैसा कुछ नहीं है। मे बी उस कोटिंग के अंदर कुछ शुगर डाल दी मैंने थोड़ी सी, वो तो कोटिंग तो हमने जस्ट डाइजेस्ट ही करनी होती है ना, उसका टेस्ट तो हमें आता ही नहीं, जैसे कैप्सूल हम खाते हैं। ठीक है, उस चीज को हम बोलते हैं प्लेसीबो। अब आप पूछोगे प्लेसीबो क्यों करते हैं? प्लेसीबो इसलिए करते हैं कि जब मैं आपको, एक बंदा ग्रुप ए का, मैं उसको सफेद सी कोई चीज दे रहा हूँ विच इज पैनाडोल, एक्चुअली उसे तो नहीं पता, मुझे पता। दूसरा बंदा ग्रुप बी का, उसको मैं सफेद सी चीज दे रहा हूँ, वो एक्चुअली पैनाडोल नहीं है। तो अगर वो दोनों चीजें दिखने में एक जैसी नहीं होंगी तो पहले वाले को अंदाजा हो जाएगा कि नहीं भाई पैनाडोल तो मैंने जिंदगी में कई बार ही खाई है, या मेडिसिन तो कई बार सर दर्द के लिए व्हाइट तो होती है और राउंड सी होती है। और दूसरे बंदे को अगर मैं टॉफी ला के दे रहा हूँ तो कहेगा अच्छा ये चलो ये तो मैं टॉफी खा रहा हूँ, मैं तो मेडिसिन ले ही नहीं रहा। तो वहीं से उसका ओपिनियन वाइज हो जाएगा कि टॉफी खा के कौन सा सर का दर्द ठीक हो जाता है।
गेटिंग माय पॉइंट? इसको हम प्लेसिबो बोलते हैं, ये हम सिंगल मास्किंग या सिंगल ब्लाइंडिंग। अच्छा, एक और बेटे हम काम करते हैं, एक और टर्म यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं डबल ब्लाइंडिंग या डबल मास्किंग। लिख लो, इट इज अ टाइप ऑफ ब्लाइंडिंग और मास्किंग जो भी इन विच the study participants and the data collectors do not know, in which the study participants and the data collectors do not know to which group a patient is being assigned. अच्छा, सिंगल मास्किंग में हमने क्या किया था, किसको ब्लाइंड फोल्ड पहनाया था? स्टडी पार्टिसिपेंट को, आपको, जिसे मैंने आपकी वाली एग्जांपल लेके चली। डबल मास्किंग या डबल ब्लाइंडिंग में अब लेट से मैंने जनाब आपके पास भेज दिया, आपकी क्लास में आहद साहब को भेज दिया कि जी जाएं। मैंने 2 ग्रुप्स बनाए थे क्लास में, एक को पैनाडोल दिया था, एक को मैंने दिया था व्हाइट कलर की टॉफी, जो दिखने में टॉफी नहीं थी लेकिन थी टॉफी अंदर से, ठीक है। अब जनाब मैं आहद साहब को भेजता हूँ, 30 लोगों से पूछ के आए किसकी हेडेक जल्दी से रिलीव होगी। अब भाई आहद साहब जब जा रहे होंगे आपकी क्लास में, वो ऑलरेडी कहेंगे यार मोमिन साहब तो बहुत ही बेवकूफ इंसान है, टॉफी से भी कभी हेडेक रिलीव हुआ है? तो भाई जिन 15 लोगों ने पैनाडोल लिए, ऑब्वियसली उनका मैं टिक टिक कर देता हूँ, 5 मिनट बाद हेडेक ठीक हो गई, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद ठीक हो गई। जिन्होंने टॉफी खाई है उनका मैं खुद ही क्रॉस कर देता हूँ, आधे घंटे बाद भी हेडेक ठीक नहीं होगी। तो इसका मतलब है जो डेटा कलेक्टर है उसका ओपिनियन बाइस्ड हो सकता है, अगर उसको ये पता हो कि किस बंदे को किस ग्रुप में साइन किया गया है। इस चीज से बचने के लिए हम समटाइम्स डबल ब्लाइंडिंग या डबल मास्किंग करते हैं। डबल ब्लाइंडिंग या डबल मास्किंग का फायदा क्या होता है? डबल ब्लाइंडिंग या डबल मास्किंग का फायदा ये होता है कि जो बायस डेटा कलेक्टर की तरफ से आना है वो बायस भी खत्म हो जाता है। अब भाई आज सब आपकी क्लास में गए, उन्हें यही नहीं पता कि फातिमा ने पैनाडोल खाई या फातिमा ने टॉफी खाई, तो इसका मतलब है वो उसी चीज की बेसिस पे रिपोर्ट करेंगे जो फातिमा बता रही है, ठीक है। ये है डबल ब्लाइंडिंग या डबल मास्किंग। अब जनाब रिसेंटली एक और तीसरी चीज भी आ गई है, उसको कहते हैं ट्रिपल ब्लाइंडिंग या ट्रिपल मास्किंग। वो क्या है वो लिख लो। इट इज अ टाइप इन विच स्टडी पार्टिसिपेंट्स, डेटा कलेक्टर्स and statisticians. It is the type in which study participants, data collectors and the statisticians do not know to which group a person is being assigned. To which group a person is being assigned. अच्छा, डबल ब्लाइंडिंग तक तो आपको बात समझ में आ गई। अब ट्रिपल ब्लाइंडिंग हम क्यों करते हैं? होता ये है कि मैंने आपको बेटा अभी बताया ना कि जब भी कोई नई ड्रग मैंने बनानी है वो मैं तब तक मार्केट में उसको कमर्शलाइज नहीं कर सकता जब तक मैं उसका आरसीटी ना करूं। अब मैंने बेटे एक ड्रग बनाई, एक कॉमन सेंस की मुझे बात बताओ, मैंने एक ड्रग बनाई, उससे मैंने लाखों रुपए लगाए। क्या मैं चाहूंगा कि जो मैंने नई ड्रग लाखों रुपए लगा के बनवाई है उसके रिजल्ट्स ऐसे आए कि नहीं जी मार्केट में जो पहले से ड्रग है वो बेहतर है, आपकी नई ड्रग इफेक्टिव नहीं है? भाई मैं तो कभी ये नहीं चाहूंगा। मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री चला रहा हूँ, ओनर हूँ। मैं तो यही चाहूंगा कि जो मेरी नई ड्रग है वो उसके रिजल्ट्स ऐसे आए कि भाई उससे अच्छी कोई ड्रग मार्केट में है ही नहीं। कॉमन सेंस है ना ये तो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है
कि मैंने आरसीटी करवाया, डेटा कुछ भी आया, जो बंदा स्टैटिस्टिशियन है, स्टैटिस्टिशियन कहते हैं जो बंदा डेटा एनालाइज करता है, जो बंदा स्टैटिस्टिशियन है भाई रिजल्ट्स तो उसके पास आ रहे हैं ना, उसको मैंने 4 पैसे खिला दिए कि भाई डेटा कुछ भी आए, तुमने यही एनालिसिस में दिखाना है या बताना है या प्रूफ करना है कि जो नई ड्रग है वो बेटर है, वो ज्यादा इफेक्टिव है पुरानी जितनी ड्रग्स हैं उससे। मिसाल के तौर पे आपने सिर्फ जो 15 लोगों ने पैरासिटामोल ली, उनमें से 14 लोगों ने कहा कि हमारा सर दर्द फौरन गायब हो गया। अब ये डेटा कलेक्ट हो गया, भाई मेरे हाथ में ये ना डेटा, मेरे स्टैटिस्टिशियन के हाथ में, मैं उसको कहूंगा भाई इसको रिवर्स कर दो, 15 में से लिखो 14 का सर दर्द गायब नहीं हुआ, सिर्फ 1 का गायब हुआ, और मेरी नई ड्रग के बारे में लिखो कि जी 14 का सर दर्द गायब हो गया, सिर्फ 1 का नहीं हुआ। तो मेरे अपने हाथ में ही है ना 2 नंबरी करना, मैंने फटाफट से उसको डेटा बिल्कुल रिवर्स करा लिया खुद ही से, फ्रॉड किया, यानी इन अदर वर्ड्स। इस फ्रॉड से बचने के लिए हम फिर क्या करते हैं, ट्रिपल ब्लाइंडिंग या ट्रिपल मास्किंग। यानी पहले स्टेप पे तो ये हो गया कि स्टडी पार्टिसिपेंट, जैसे आप लोगों, आपको नहीं पता आप किस ग्रुप में हो, आपने पेनाडोल खाई या नई ड्रग खाई। दूसरे स्टेप पे जो आपसे डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं, जैसे हमने कहा जी आज साहब को हमने भेजा, उन्हें नहीं पता कि आप कॉफी वाला ग्रुप हो या चलो पेनाडोल वाला ग्रुप हो या नई ड्रग वाला ग्रुप हो। तीसरे नंबर पे जो बंदा लेट से जहांगीर लैब में बैठ के डेटा एनालिसिस करे, जहांगीर को भी नहीं पता कि जो 15 लोगों का डेटा मेरे पास पहले आया है और जो 15 लोगों का बाद में आया है, पहले वाले 15 लोग ग्रुप ए थे या बाद वाले 15 लोग ग्रुप ए थे। इसी तरह पहले वाले 15 लोग ग्रुप बी थे या बाद वाले 15 लोग ग्रुप बी थे, ये जहांगीर को नहीं पता। तो फिर इससे क्या होगा, इससे जो घपला, जो 2 नंबरी, जो फ्रॉड स्टैटिस्टिशियन ने करना है वो भी वो नहीं कर सकता, उसके एंड पे भी बायस खत्म हो जाता है। तो फिर हमारी स्टडी बहुत ही अनबायस्ड, बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही अच्छी बन जाती है। आइडियली हमें हमेशा ट्रिपल ब्लाइंडिंग की कोशिश करनी चाहिए, इफ नॉट पॉसिबल डबल ब्लाइंडिंग की कोशिश करनी चाहिए, इफ नॉट पॉसिबल तो सिंगल ब्लाइंडिंग तो बहरहाल करनी ही है, उसके बगैर हम आरसीटी नहीं करते। ठीक, तो आरसीटी में 3 चीजें बेटे याद रखनी है, रैंडमाइजेशन, कंट्रोल और मास्किंग। अगर आपसे कोई पूछ ले जिंदगी में कभी कि आरसीटीज की 3 मुझे प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो, तो आपने ये 3 बतानी है। नंबर 1 रैंडमाइजेशन, नंबर 2 कंट्रोल, नंबर 3 ब्लाइंडिंग और मास्किंग। ठीक हो गया। दिस वाज ऑल अबाउट आरसीटीज। कोई क्वेश्चन है अभी इसके बारे में तो जल्दी से कर लो, 3-4 मिनट है हमारे पास। जी बेटा। मैंने तो समझा काफी सारे क्वेश्चन होंगे भाई। इजी सी इजी टॉपिक है। जी सर। मुझे तो नहीं लगता था इजी ये कभी भी। दैट्स गुड, अगर आप लोग को इजी लगा भाई तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी ठीक है, चलें आप लोग इसको दोबारा पढ़िएगा, बुक से भी अपने नोट से भी बहुत अच्छे से। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो ऑब्वियसली यू आर मोर देन, अटेंडेंस बेटे मैं सबकी लगा चुका हूँ जो भी ऑनलाइन थे, सो अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क मी इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। ठीक है बेटे, सो होपफुली आपको समझ आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसको प्लीज, ये टॉपिक एग्जाम के लिए तो है ही है, वो तो बहुत सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ये टॉपिक ऐसा है कि आप
आपको सारी जिंदगी काम आने वाला है। रिसर्च में आपने कभी भी कुछ भी किया, चाहे आगे आप अपनी कोई एमफिल पीएचडी करते हो, मैं कहता हूँ किसी फोरम पे आप बात ही क्यों नहीं करो, किसी इंटरव्यू में क्यों नहीं अपीयर हो रहे, तो ये आज हमने जितनी बातें की हैं ये बहुत 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 काम आने वाली है आपको। तो इसको उस पर्सपेक्टिव से भी आपने देखना है और अच्छे से इसको अंडरस्टैंड, ठीक है। हम इंशाल्लाह ताला क्या करेंगे, हम ठीक है, हम बेटे इंशाल्लाह ताला कल फर्दर डिस्कस करते हैं। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही था, ठीक है। इंशाल्लाह कल मिलते हैं, ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज।